Hello students, this is Nikhil Sharma here and we are going to start chapter 1 of Indian economy on the eve of independence. इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस किस प्रकार थी। तो शुरुआत करते हैं पहले ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल से। द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी के साथ में ब्रिटिश रूल ने अपनी जड़ें यहाँ पर पसारनी शुरू करी, जो कि 1757 में लड़ी गई थी। अब आता है इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इंडिया में क्यों आए। तो मैं बता दूं आप लोगों को, द मेन पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, हमारे भारत देश की इकोनॉमी को अपनी कंट्री के लिए एक फीडर इकोनॉमी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारे यहाँ की कंट्री से जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है उसका इस्तेमाल करके अपनी कंट्री के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्होंने सेटअप कर रखे हैं उसको ये फ्लरिश कर सकें। ये इंडिया को एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर के रूप में और इनकी कंट्री में बने हुए फिनिश गुड के इंपोर्टर के रूप में सिर्फ डेवलप करना चाहते थे। They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country। तो एक तो इन्होंने हमारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया और हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स थे, यानी कि हमारी मैन पावर की बात करते हैं, तो जबरन कई जहाज भरकर या हमारे यहाँ से भारतीय श्रमिकों को भी अपने देश में काम कराने के लिए लेके गए। 200 साल तक ये स्ट्रगल चला और बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कठिन परिश्रम के बाद 200 सालों के बाद इंडिया को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली ऑन 15 अगस्त 1947। अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारे इंडिया के बारे में। हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, किन वजहों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसके बारे में पढ़ते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री की कुछ खास बातें थी। सबसे पहली चीज़ जो आती दैट इज़ प्रोस्पेरियस इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी विश्व के कुछ समृद्ध देशों में से एक मानी जाती थी। हमारे यहाँ के राजा महाराजा आप सभी जानते हैं पहले ज़माने में बहुत समृद्ध हुआ करते थे। सोने की अशरफियाँ, जिन्हें हम गोल्ड कॉइन्स के नाम से जानते हैं, गिन्नियों के नाम से जानते हैं, वो हमारे पे करेंसी के रूप में चला करती थी। सोने के सिंहासनों पर राजा विराजमान हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे जो भारतवर्ष था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत समृद्ध हुआ करता था। ठीक है, हम हर चीज़ के अंदर सेल्फ रिलायंट भी थे। दूसरी जो बड़ी क्वालिटी थी हमारे देश की वो था एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है, हमारा मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड जो था शुरू से ही वो क्या रहा है, खेती बाड़ी यानी कृषि, एग्रीकल्चर। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 यानी 66% अप्रॉक्सीमेटली जो है खेती बाड़ी पर निर्भर शुरू से करता रहा है। तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या है, हमारे भारतवर्ष के अंदर विश्व प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला, हथकरघे या हाथ से चलने वाली मशीनों का चलन था, जो कि पूरे विश्व में बहुत फेमस था। इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स enjoyed worldwide market due to reputation of the fine quality of material used and high standards of craftsmanship। हमारे यहाँ पर बेहतरीन किस्म के कलाकार हुआ करते थे जो इन चीज़ों को कुछ सुंदर कलाकृतियों में बदला करते थे। ये तो बात है हमारे कुछ फीचर्स की जो बिफोर इंडिपेंडेंस थे। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो एक चीज़ और आती है बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमें देखने के लिए मिलती है दैट इज लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। Many attempts was made by the British government to estimate India's national per capita income। हमारे देश की इनकम को इवेल्युएट करने के लिए कई तरह के अटेम्प्ट्स किए गए, जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने अपना पार्ट प्ले किया, लाइक दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वीके, आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई। बट estimates of Dr. Rao on the national per capita incomes were considered very significant। According to him, most of these studies revealed that country's growth of aggregate real output during the first half of 20th century was less than 2%। हमारी जो ग्रोथ थी वो करीबन 2% से भी कम थी, हमारा जो रियल आउटपुट था, एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। और आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो ग्रोथ थी हमारी 0.5% पर ईयर की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली।
अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। सो ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। अगर हम प्री ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं तो उस समय पर भी इंडियन एग्रीकल्चर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय पर भी हमें कई तरह की रुकावटों का, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिनमें से कुछ के बारे में हम बात करते हैं। सो व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा कि क्या रीज़न थे एग्रीकल्चर के अंदर स्टैग्नेशन देखने के लिए मिला हमें, तो उस बारे में बात करते हैं। द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लैंड सेटलमेंट सिस्टम की। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में आप 7th-8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कि जमींदारी सिस्टम क्या है, आपने, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था इस बारे में, जो रेतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स के समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए गए थे। इसमें क्या था, अंडर द सिस्टम प्रॉफिट्स अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन फॉर्म ऑफ लगान। कि जितना भी एक एग्रीकल्चर सेक्टर से अर्निंग होती थी किसानों को, वो ज़मींदारों को देनी पड़ती थी इन फॉर्म ऑफ लगान। बहुत बड़ा मेजर पोर्शन ये किसानों के द्वारा ज़मींदारों तक पहुंचाया जाता था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ ज़मींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। और उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई जो कल्टीवेटर है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, जो अपने पूरे साल एक खेत में पूरा समय बिता रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको किस तरीके से वो उन चीज़ों को मैनेज कर रहा है, उसके साथ किस तरह की समस्या आई हैं, धन की क्या सिचुएशन है उसके साथ में, उनको अपने लगान से मतलब होता था। चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, लड़ाई झगड़ा करना पड़े, कुछ भी, वो किसी भी हद तक इसके लिए जाने को तैयार होते थे। द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड स्लम्स ऑफ द लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार्स वर टू लूज द राइट्स। इसमें क्या सिस्टम होता था, मैं आपको एक सिस्टम दूसरे तरीके से बताऊँ अगर हिंदी भाषा में, कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक ठेके के रूप में ये सब सिस्टम जो है एक ज़मींदार को दे दिया जाता था। ज़मींदार की जिम्मेदारी होती थी कि भाई जितना भी लगान वो कलेक्ट कर सकते हैं, उनको कलेक्ट करके किसानों से ब्रिटिशर्स तक पहुँचाना है। सपोज़ उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक 50,000 रुपये का अमाउंट सेट कर दिया कि भाई उनको इतना अमाउंट इस पर्टिकुलर जगह से चाहिए ही चाहिए, इस विलेज से या इस एरिया से चाहिए। अब ज़मींदारों ने 50,000 रुपये जमा कराने, जिसके एवज़ में वो क्या करते थे, उस 50,000 के साथ साथ अपनी जो डिमांड्स थी, अपने जो एक्सपेंसेस थे, उनको मीट करने के लिए वो उनसे ज़्यादा अमाउंट वसूल किया करते थे, जिसके लिए वो अपने साथ कुछ लोगों की फोर्स, मतलब लोगों को मेंटेन किया करते थे। गुंडे टाइप लोगों की अगर मैं बात करूँ, जो जाते थे किसानों को मारना, पीटना, धमकाना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इस पर ध्यान ना देते हुए उनसे किसी भी तरीके से पैसा वसूल करके लाना, जिनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो इस तरीके से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया गया बहुत बड़े स्केल पर, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश नहीं कर पाया। द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ना ही ज़मींदारों की तरफ से कोई किस तरह की कोशिश की गई एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, खेती बाड़ी को इम्प्रूव करने के लिए, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था केवल और केवल धनोपार्जन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनसे पैसा खींचा जाए, कमाया जाए। दूसरा बड़ा रीज़न की अगर हम लोग बात करें, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। Commercialization of agriculture means production of crops for the sale in the market rather than for self consumption। आपने सुना होगा पहले, शुरुआत की समय से अगर हम बात करें तो हमारे फार्मर्स जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, या निर्वाह कृषि करने में इंटरेस्टेड हुआ करते थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि इतना ही खेती बाड़ी हम लोग कर लें कि हमारे साल भर का कंजम्पशन हम कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। अपने लेन देन के जो प्रोसेस हैं, जैसे आप जानते हैं पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था। कुछ, आज मैं अगर एक किसान हूँ, मैं गेहूँ का उत्पादन करता हूँ, तो मैं गेहूँ के बदले में कुछ मसाले ले लूँगा, किसी से दाल ले लूँगा, किसी से कपड़ा ले लूँगा। तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो इतना ही वो लोग खेती बाड़ी किया करते थे जितना कि उनका साल भर का काम चल जाए। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो इन्होंने क्या किया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उनको फोर्स किया कि भाई वो कुछ कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें अदर देन वीट एंड राइस। During the British rule, farmers were given higher price for producing cash crops like cotton or jute. However, this did not improve the economic condition of farmers because they, instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by British industries. इन सभी का इस्तेमाल कहाँ होना था, ब्रिटिश इंडस्ट्री में। जैसा कि मैंने बात करी थी पहले ही कि हमारी इकोनॉमी को, हमारे रिसोर्सेज को केवल और केवल ब्रिटिश इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
तो हमारे फार्मर्स को फोर्स किया गया कि भाई आप कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें, आप कॉटन का प्रोडक्शन करें, आप जूट का प्रोडक्शन करें इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। इस तरीके से उन्होंने फोर्सफुली हमें फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स शिफ्ट किया। थर्ड मेन रीजन की बात करते हैं क्यों हमारा एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट रहा, दैट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आज हमारे पास कई तरह के रिसोर्सेज हैं। आज हम इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे पास हाई क्वालिटी के सीड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, HYV सीड्स हैं। हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम मैन्योर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे पास बहुत तरह के संसाधन अवेलेबल हो चुके हैं। लेकिन पहले ज़माने की अगर हम लोग बात करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत पुअर थी, बिकॉज हमारे पास किसी तरह की कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास कोई अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी नाम मात्र हुआ करता था। ये सब सुधार जो हुए वो हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। कल्टीवेटर हैड नेदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ना तो उनके पास संसाधन हुआ करते थे गरीबों किसानों के पास कि वो खेती बाड़ी में इन्वेस्ट कर सकें, और ना ही कोई इंसेंटिव स्कीम सरकार के द्वारा, सरकार से मेरा तात्पर्य ब्रिटिश गवर्नमेंट से था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट करने के लिए किसी तरीके से भी कोई इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं करी। जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेजेस वाइल द ब्रिटिश रूल स्पेंड लिटल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। All this made difficult to introduce modern technology which caused a perpetually low level of productivity. जमींदारों का तो खैर कोई रूट्स थे ही नहीं विलेजेस के अंदर, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था किसी प्रकार का, जबकि ब्रिटिश रूल ने थोड़ा बहुत खर्चा किया ताकि वही अपने ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि रॉ मटेरियल को वो स्टेशन तक ला सकें अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए। इस तरीके से उन्होंने कुछ जगहों पर कुछ संसाधन खर्च किए। चौथा और बड़ा फैक्टर जो आता है दैट इज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, flood control and drainage. Although some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. आज हम बात करें, हमें किसी चीज़ में भी कोई प्रॉफिट नज़र आता तो हम उसमें इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फार्मर्स के लिए कुछ इस तरह का सिस्टम था ही नहीं। फार्मर्स को किसी तरह की कोई प्रमोशनल स्कीम नहीं नज़र आई, कोई इंसेंटिव, कुछ बढ़ती हुई ग्रोथ फार्मिंग सेक्टर के अंदर नज़र नहीं आई, जिसके चलते वो कुछ इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरी बड़ी चीज़ जो थी उस समय पर स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी थी। जो हमारे किसान थे वो बहुत सारे ऐसे थे जो गरीब किसान थे, जो पट्टे पे ज़मीन लेकर खेती किया करते थे। जैसे यहाँ पर हमने टर्म यूज़ करी है शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ लैंड ऑनर allows a tenant to use the land in return for a share of the crops produced on their portion of land, जिसमें उनको ज़मीन दे दी जाती थी कि भाई ठीक है आप खेती बाड़ी कर रहे हो, लेकिन इस खेती बाड़ी में जो भी टोटल प्रोडक्शन होगा उसका इतना हिस्सा आपको हमें देना पड़ेगा। तो एक किराएदार के रूप में, एक पट्टेदार के रूप में वो जो है वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, और उस जो टोटल फसल उनकी हुआ करती थी उस फसल का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनको जो ज़मीन का मालिक होता था उसको देना पड़ता था। एक बड़ा रीज़न और था जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर सका, दैट इज़ पार्टीशन। इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिसीव्ड फर्दर सेटबैक ड्यू टू कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एक बहुत बड़ा पोर्शन जो था हमारा फर्टाइल लैंड का, हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड, जो कि पाकिस्तान के पास चला गया। ऑलमोस्ट जितना भी हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो सब ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन गया, जो कि आज बांग्लादेश है। इंडिया का जो जूट producing industry थी which had enjoyed a world monopoly so far suffered heavily for lack of raw material। जब मेजर पार्ट जो है हमारा वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। Although the agriculture had dominated the Indian economy during the British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation। हम बात करें, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि मेनली हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया जाता था, बट कुछ पार्ट जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रहा, जिसकी अगर हम बात करें कुछ चीज़ें हमारी ऐसी थी जो बहुत फेमस थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट। The poor state of industrial sector during the pre-British rule is illustrated in the following points। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे
फर्स्ट पॉइंट की दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ पर जो विश्व प्रसिद्ध यानी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने टैक्सेस का सहारा लिया, हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए, ठीक है, और भी कई तरह की चीज़ें करी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वॉज अलाउड टू कम अप। हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया और कोई भी मॉडर्न सिस्टम को इंडिया में डेवलप नहीं होने दिया। इसके पीछे उनके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप लगाने वाले थे उसके लिए उनको किसी प्रकार के भी रॉ मटेरियल की कमी ना हो, इसके लिए उन्होंने यही किया। दूसरा कि अगर यहाँ पर वो इंडिया में उन चीज़ों को अलाउ कर देते, कुछ मॉडर्न सेटअप्स को अलाउ कर देते, तो उनकी कंट्री में बने हुए फिनिश गुड की डिमांड इंडिया में ख़त्म हो जाती, जो कि उनको पसंद नहीं था। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया के रॉ मटेरियल को यूज़ करना और इंडिया को अपनी कंट्री में बने प्रोडक्ट्स के लिए एक रेडीमेड मार्केट के रूप में इस्तेमाल करना, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन दी इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। अब इसका बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की अगर बात करें, एडवर्सली इफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। पहला जो है, अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अगर बंद हुई तो उसमें काम करने वाले सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया को फेस करना पड़ा। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन मास स्केल, thus increased the burden of population on the villages and overcrowding in agriculture। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थे वो भी एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर ओवर क्राउड देखने के लिए मिला, ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिली, वो लोग सभी एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए। दूसरी चीज़, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे बनने वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट withstand the foreign competition of machine made cheap goods, it encouraged the import of manufactured goods from Britain। अब हमारा कुछ कंपैरिजन नहीं रहा था उनके यहाँ पर बनने वाले फिनिश गुड के कंपैरेटिवली। उनका गुड जो थे वो बहुत ही फाइन क्वालिटी के थे, फिनिश गुड जो थे, जिनका हमारी कंट्री में बनने वाले गुड के साथ में कोई कंपैरिजन खास नहीं रहा था। वो बहुत सस्ते बनने लगे थे बिकॉज उनमें मशीन्स का इस्तेमाल होता था। हमारे यहाँ फिर भी जो भी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता था, जिसके चलते उतनी फाइन क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती थी, जिसके चलते ब्रिटेन में बनने वाले गुड्स का चलन इंडिया में बढ़ने लगा। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। अब हम बात करें, हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज थी। अभी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है क्या, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या है, एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, जैसे मशीनी चीज़ें, मशीन टूल्स को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, जिनका इस्तेमाल आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल इंडस्ट्री। कैपिटल इंडस्ट्री के नाम पर हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी, द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मंशा थी वो ये थी कि भाई इंडिया जो है हमेशा ब्रिटेन में बनने वाली हैवी गुड्स या मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट बना रहे, ताकि उनकी कंट्री में बनने वाली मशीन्स की डिमांड कभी कम ना हो, रेडीमेड मार्केट उनको हमेशा तैयार मिले। इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, दैट इज़ लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा या न्यू इंडस्ट्रियल अगर हम सेक्टर की बात करें, तो इनका कंट्रीब्यूशन हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में बहुत कम था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी बहुत कम थे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन भी बहुत कम था। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। The public sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertakings। सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें, पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें, तो उन्होंने भी उन्हीं क्षेत्रों में काम किया जो कि ब्रिटेन को अपने बिजनेस को फ्लरिश करने में हेल्पफुल थे। लाइक अगर बात करें रेलवेज़ की बात करें,
पावर जनरेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें या पोर्ट्स की बात करें, ये सभी चीज़ें ब्रिटेन को हेल्प करती थी यहाँ से रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में पहुँचाने के लिए, और उनकी कंट्री में बने हुए गुड्स को इंडिया में लाने में हेल्प करती थी। सो these were the reasons for the poor industrial growth also.